देखिए कहते हैं ना ईश्वर की कृपा होती है। तो वीडियो जब मैं बात कर रहा था तो आपसे बात कर ही रहा था, लेकिन बात करते करते दौलत जी भी आ गए, तो क्यों ना कहते हैं साथ में ही कर लिया जाए। तो वीडियो अब दौलत जी के साथ शुरू हुआ। दौलत जी आप आए हैं तो चलिए आप ही से पूछ लेते हैं, क्या आपकी इंक्वायरी है, क्या क्वेरीज हैं जिस वजह से आप आ जाए। क्वेरी तो सबसे पहले यही है कि जो ईपीएफओ का ये माया जाल है क्या, हाँ। किस तरीके से उस पूरे जाल ने इन बुजुर्गों को फंसाया हुआ है और कैसे उससे बाहर निकले, और ये जो ऐप आई है अभी, हाँ। ये ऐप काम कैसे कर रही है और कैसी ये ऐप है, ये थोड़ा अगर आप हमारे दर्शकों को, सभी बुजुर्गों को जो पेंशन धारक है उनको समझाएंगे तो होगा कि इस वीडियो का कुछ फायदा उन तक पहुंचेगा। देखिए सबसे पहले हम ऐप को ही ले लेते हैं, क्योंकि फिर हम ईपीएफओ के मायाजाल पे जाएंगे तो विस्तार से बात होगी। हमने ऐप लॉन्च की तो ऐप को हमने कई तरीकों से लोगों को पहुंचाया। सबसे पहले तो हमारी वेबसाइट है www.minisansad.in। तो वेबसाइट हमारी बन गई है, वहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। वहाँ पर जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, APK फाइल बोलते हैं जिसको एंड्रॉयड में। उसको डाउनलोड करेंगे तो कभी कभी वो अगर वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड ना हो तो उसमें ये वार्निंग सा मैसेज देता है कि दिस हार्मफुल, लेकिन आप उसको डरना नहीं है, उससे आप ऐप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि एक मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर, अगर कोई मुझे उस पर व्हाट्सएप करता है, हाय लिखता है या कुछ भी लिखता है अपने भाषा में लिखता है, तो मैं उसको APK फाइल व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ। वहाँ से भी डाउनलोड करके वो ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आप एक बार बता दीजिए। व्हाट्सएप का नंबर वही है 8375009595। बड़ा कॉमन नंबर है, ज़्यादातर लोगों के पास है। तो इस पे अगर वो हाय लिखेंगे तो मैं उनको ऐप भेज दूंगा। तीसरा तरीका है प्ले स्टोर का तरीका। मैंने बताया प्ले स्टोर में 14 दिन लगते हैं, आप ऐप डाल लेते हैं। प्ले स्टोर में पड़ चुकी है ऐप, उसमें टेस्टिंग चल रही है, वेरिफिकेशन हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें लगभग मुझे लगता है अगले हफ्ते है प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध हो जाएगी। तो आप प्ले स्टोर से भी फिर ये कोई जो एरर, ये सब चीज़ें आ रही हैं कि मतलब हार्मफुल वगैरह, ये सब चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि प्ले स्टोर पर वो हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ कि ऐप के साथ एक तो ये है, दूसरा ऐप को जब कोई लोग रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ उनको दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहली दिक्कत ये है कि जब आप ऐप की पहली बार स्क्रीन खोलते हैं तो वहाँ पर लॉगिन का फ्रेम आता है और रजिस्टर का फ्रेम आता है। तो फर्स्ट टाइम जो है उनको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन में वो सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं और उसमें पासवर्ड भी डालते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि पासवर्ड क्या डालें। भैया जो आपको अपना पासवर्ड बनाना है वही डालें। पासवर्ड खुद से बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा, या आपको अपनी ईमेल वगैरह का पासवर्ड नहीं डालना है उसमें। आपको नया पासवर्ड बनाना है, जो पासवर्ड से आप लॉगिन करोगे। तो आप जो भी आपको इजी लगता हो पासवर्ड, या जो आपको याद कर सकते हो, ऐसा पासवर्ड बना लीजिए। नहीं पासवर्ड बनाना आता हो तो अपना मोबाइल नंबर ही डाल दीजिए उसमें, जिससे आपको याद रहे। तो अच्छा, जब रजिस्टर कोई करेगा नया व्यक्ति तो क्या क्या ऑप्शन उसके सामने खुल के आ रहे हैं? उसके नेम भरना है, उसको नेम के साथ साथ उसको अपना छोटी मोटी डिटेल है, ज़्यादा डिटेल है नहीं उसके अंदर। तो वो डिटेल भरेगा। डिटेल भरने के बाद वो जैसे मेल है, फीमेल है, ये डिटेल भरनी है, ईमेल आईडी भरना है, पासवर्ड भरना है, ये सब भरेगा, मोबाइल नंबर भरना है। ये सब भरने के बाद है वो रजिस्टर्ड करेगा, तो रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर से लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएगा। अभी अंदर नहीं जाओगे आप। अब उसको जो उसने लॉगिन मोबाइल नंबर, तो लॉगिन आईडी में मोबाइल नंबर डालना है, और जो नीचे वाला जो खाना है जहाँ पासवर्ड लिखा हुआ है, वहाँ पे जो पासवर्ड बनाया है वो डालना है। उसके बाद वो ऐप के अंदर आ जाएगा। ऐप के अंदर आने के बाद भी बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माई प्रोफाइल एक बटन है। उस प्रोफाइल बटन पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, क्योंकि आप जब रजिस्टर करते हैं तो हम कम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन जब आप अंदर ऐप के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो है ना अपनी लोकसभा और विधानसभा जरूर भरनी है। क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि आप किस लोकसभा से हो? तो माई प्रोफाइल बटन पे क्लिक करिए, मेरा प्रोफाइल बटन पे क्लिक करिए। वहाँ पे कुछ और ऑप्शन होगा, अपना फोटो भी लगा सकते हैं, फोटो का भी ऑप्शन है। बहुत सारे लोग फोटो लगा रहे हैं, तो फोटो लगा सकते हैं, जिससे आपको ही आसानी होगी। और वहाँ पर नीचे लोकसभा और विधानसभा का और स्टेट का, आप किस राज्य से हैं, ये भी ऑप्शन आएगा। तो आप स्टेट चूज करिए, अपने आप ऑटोमेटिकली लोकसभा आ जाएंगी। विधानसभा टाइप करने में लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उस एरर को हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं। नया वर्जन जैसे ही आएगा तो विधानसभा में आप कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं या स्पेस मार के कर सकते हैं, जैसे भी कर लें अभी। लेकिन हम जैसे ही ऐप अपडेट होगी, अपडेशन भेज देंगे, तो विधानसभा का एरर है वो हट जाएगा। लेकिन आपको इसके साथ साथ क्या करना है कि जब आप अपना प्रोफाइल तो बना रहे हो, लेकिन आपको और लोगों को भी तो जोड़ना है।
जो लोग नहीं चला सकते हैं, जानकारी नहीं है, तो अगर बहुत सारे लोगों ने बना लिया है उस पर अपना प्रोफाइल, तो उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ। देखो, अब मैंने आपको प्रेरित किया तो आपने प्रोफाइल बना लिया, आपने ऐप इंस्टॉल कर ली। अब आप ऐप के जानकार हो गए हो, कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये भी आपको पता हो गया है, कैसे प्रोफाइल बनाया जाता है ये भी पता हो गया है। तो आपको एक काम करना है, उसी में एक और बटन है ऐड न्यू मेंबर का। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी दूसरे के मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। वो आप यहाँ से उसका नंबर डालो, उसकी डिटेल डालो और अपने यहाँ से आप उसको रजिस्टर्ड कर दो। इससे एक फायदा होगा, एक तो हमें पता लगेगा कौन आदमी काम कर रहा है। तो जो आदमी अपनी ऐप में से दूसरे लोगों को रजिस्टर्ड करेगा, न्यू मेंबर बनाएगा, तो वो इंसान हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारे सैनिक सेनापति बनने के काबिल है, क्योंकि वो हमारी मदद कर रहा है, लोगों को जोड़ने में मदद कर रहा है। तो मैं आप लोगों से, जो भी मेंबर बन गए हैं, वो मैं चाहूँगा वो नए मेंबर बनाएं उस ऐप के जरिए। और हो सके तो जब मेंबर बना दें, आप रजिस्ट्रेशन कर दें, तो कोशिश करें कि उनके मोबाइल में भी ऐप बाद में डाउनलोड कर दें, जिससे वो भी अपनी डिटेल देखते रहें। तो सब बनाना आपको अपने लॉगिन से, अपनी मेल आईडी से, जिससे रजिस्टर्ड आपके थ्रू होगा वो। तो आपके मेरे पास पता लग जाएगा कि 10 लोग बना रहे हैं, 20 बना रहे हैं, 50 बना रहे हैं, आपकी कितनी क्षमता है ये मुझे पता लग जाएगी। लेकिन जब आप उनको बना दें तो उनके मोबाइल में भी वो ऐप डाउनलोड कर दें और उनका लॉगिन करवा दें। उनका मोबाइल नंबर डाल के, बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल नंबर ही पासवर्ड बन जाता है, तो उनको आसानी रहेगी कि भाई मोबाइल नंबर डालो, वो लॉगिन करेंगे, वहाँ से देख सकते हैं। आगे वो भी नए मेंबर बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है, ये चैन के जरिए हमें जल्दी 1 महीने में सारे लोगों को, जो जानते हैं मोबाइल वो ये काम करें, और जो नहीं जानते मदद करें। ये मैं कहना चाहता हूँ, जिससे हमारे पास सभी लोगों का लोकसभा वाइज, विधानसभा वाइज डाटा आ जाए। फिर हम ये एनालाइज करेंगे कि कौन सी लोकसभा और कौन सी विधानसभा में हमारी ताकत सबसे ज्यादा है, उस पर हम एकदम डंका बजा देंगे और वहां पेंशनर को जिताना शुरू करेंगे। अगर एक बार हमारे पेंशनर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए, वो चाहे राज्य की पॉलिटिक्स में आ जाएं, चाहे वो केंद्र की पॉलिटिक्स में आ जाएं, चाहे वो जैसे लोकल नगर निगम के चुनाव है उनकी पॉलिटिक्स में आ जाएं, तो वहां से वो परिवर्तन शुरू होगा। यही तरीका है ईपीएफओ को बदलने का, सरकार को बदलने का, और कोई दूसरा तरीका मुझे तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि मांगने से ये देने वाले नहीं है। अब आ जाते हैं हम दूसरे सेक्शन में, जो आपने कहा। अब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं हम? ये जो दूसरा सेक्शन है, ईपीएफओ की चर्चा जो लगातार हो रही है, ये एक माया जाल है, एक संकट है। ये फंसे कैसे और अब इससे बचे कैसे? बस तो सकते ही नहीं है आप। आज मैं पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने ये सोचा, क्या हम जो ऑप्ट आउट करते हैं ईपीएस 95, क्या हमारी इच्छा है कि हम ईपीएस 95 ना लें? क्योंकि सरकार ने एक कानून बनाया, एक नियम बनाया कि एम्प्लॉयर जो नौकरी देता है वो सुरक्षित करेगा, क्या उस कर्मचारी की भविष्य को सुरक्षित करेगा। तो उस सुरक्षित करने के लिए वो कुछ पैसा, जो आपकी सैलरी है और बेसिक पे और डीए का पैसा का लगभग 12% के करीब वो कंट्रीब्यूट करेगा उसके भविष्य में, प्रोविडेंट फंड में, ईपीएफओ में। तो वो पैसा उसका पैसा है, जो एम्प्लॉयर का पैसा है, और उसको मैंडेटरी देना है किसके लिए? अपने एम्प्लॉय के लिए, लेकिन जिंदगी भर तो उसके लिए काम कर रहा है, तो भाई उसकी जिम्मेवारी बनती है। तो ये पैसा एम्प्लॉयर ने दे दिया और एम्प्लॉय के लिए हो गया, लेकिन खा कौन गया बीच में? खाने का मतलब इस पैसे के गया किसके पास? ईपीएफओ के पास। ईपीएफओ बीच में आ गया, अगर गलत शब्द कहूँ तो दलाल बनने वाला, और बीच का शब्द कहूँ तो कोऑर्डिनेशन करने के लिए। तो जो ये प्रॉब्लम व्यापारी की प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको पैसा दे रहा है वो तो 12% दे रहा है बेचारा, लेकिन ये प्रॉब्लम ये इस बीच का जो दलाल आया है, ये उस पैसे का मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट या उस पैसे के ऊपर अजगर बन के बैठ गया है, और ये उसको खाने, मतलब लोगों को उसका हक और अधिकार मिल नहीं रहा। मैं बता दूं आपको कि 8.33% के करीब पैसा ईपीएस 95 में जाता है, 12% में से। रिमेनिंग क्या बच गया आपका? रिमेनिंग बच गया आपका लगभग 3.67%। वो आपका चला जाता है कि उसके अंदर ईपीएफ फंड के अंदर, जो आपका प्रोविडेंट फंड है, जो इकट्ठा होकर बाद में मिलेगा, उस पर ब्याज भी मिलता है, जो हर साल ब्याज तय होता है। मैंने बताया था 8.25, पिछले वीडियो में बताया था कि 8.25% इस साल का ब्याज सरकार ने तय किया है। तो मोटी बात यह है कि ज़्यादा हिस्सा पेंशन में जा रहा है। व्यापारी से मिल रहा है 100 रुपये में 12 रुपया, तो उसमें से ज़्यादा कितना जा रहा है? पेंशन में जा रहा है, और लास्ट में पेंशन में से कुछ निकल नहीं रहा। तो सीधा ये तो एम्प्लॉय के साथ धोखा हो गया कि भाई उसने पूरी जिंदगी जो पैसा उसको मिलना था वो तो सरकार लेके बैठ गई, और पेंशन के नाम पे उसको मिल गया झुंझुना। तो
और अगर वो चाहे कि ये मेरा 8.33% जो पैसा है ये मैं ना लूं, मतलब ये ना दूं पेंशन स्कीम में, तो ऐसा कर भी नहीं सकता। ये मैंडेटरी है। ईपीएस 95, जहां तक मुझे नॉलेज है, मैं गलत हो सकता हूं, सही हो सकता हूं, लोग बताएंगे कि ईपीएस 95 का कोई ऑप्शन नहीं है, उतना पैसा उसमें जाएगा ही जाएगा। तो हम चाहें कि हम किसी और स्कीम में इन्वेस्ट कर दें, ये 8.33% हम ब्याज पर एफडी बनवा दें या इकट्ठा कर लें या वहां डाल दें, आप कुछ नहीं कर सकते हो, पेंशन स्कीम में ही जाएगा। तो दे रहा है कोई और दे रहा है हमें, और बीच में आ गया दलाल ईपीएफओ। तो कमा कोई और रहा है, खा कोई और रहा है। खा कोई और रहा है। और कितना पैसा है ये मैं बता दूं, लगभग ये अपुष्ट स्रोतों से पता लग रहा है, मतलब ऐसा पूरा कंफर्म नहीं है, 25 लाख करोड़ रुपया जो ईपीएफओ के पास है। 25 लाख करोड़ देश का बजट है ना, पूरा बजट, एक साल का बजट, वो लगभग 50 लाख करोड़ के करीब है ये 25 का। तो 25 लाख करोड़ यानी समझो कितना ज्यादा पैसा है। पूरे देश का बजट, पूरा देश चलाने के लिए केंद्र सरकार बजट लाई है, लगभग खर्चे वर्चे मिला के 50 लाख करोड़ है, उसका आधा ईपीएफओ के पास है। ईपीएफओ क्या करता है, इसको इन्वेस्ट करता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई अभी हमने जब वीडियो शुरू करी थी तो बोला क्या अदानी खा जाता है पैसा, अंबानी खा जाता है पैसा, तो भाई ऐसा नहीं है। लगभग इस फैक्ट को मैं डिनाई करता हूं, क्योंकि कुछ लोग कांग्रेस बीजेपी वाले होंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में पैसा चला जाता है। ज्यादातर पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होता है, राज्य की सरकारों में हो या केंद्र की सरकारों के जो प्रोजेक्ट होते हैं या उनकी जो स्कीम्स होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उनमें ये पैसा ये ईपीएफओ इन्वेस्ट करता है। तो एक तरह से ये ठीक भी है कि सिक्योरिटी रहती है 90% के लगभग। ये भी अपुष्ट सूत्रों से कि कितना परसेंट होगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ लगभग 100 में से 90 रुपए सरकारों के पास चले जाते हैं। सरकारें उनसे क्या करती हैं, रोड बनाती हैं, रेल बनाती हैं, हवाई जहाज बनाती हैं, ये स्कीम देती हैं फलानी ढिमकी, ये सारी वेलफेयर का काम करती हैं। तो हमारे आपके खून पसीने के पैसे को सरकारें अपनी वाहवाही बटोरने के लिए, हमने ये इतना लाख करोड़ इसको दे दिया, हमने ये दे दिया, हमने ये दे दिया, तो वो स्कीमों में हमारा पैसा जाता है। तो सरकार की जो भी गुडविल बनती है, हमारे आपके जो भी ईपीएफओ के मेंबर है उनके खून पसीने से बनती है। मैं बता दूं, ईपीएफओ जो है ना, ईपीएफओ के जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, ये असेट्स हैं सरकार के लिए, क्योंकि इनकी वजह से, इनके पैसे की वजह से सरकारों को बहुत सारे योजनाएं चलाने में मदद होती है। और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो लाइबिलिटीज हैं, उनको तो पेट भर के देते रहो, उनके तो मुंह में ठूसते रहो, उनको तनख्वाह भी चाहिए, 8वां वेतन आयोग भी चाहिए, उनको पेंशन भी चाहिए, सब उनको दे दो। और काम के नाम पे आपको पता है सरकारी कर्मचारियों के क्या हालात हैं, कोई काम करने को राजी नहीं है। लेकिन उनको तो लाइबिलिटी, जो काम करने में ठीक नहीं, जो बिल्कुल बेकार है, उसको तो तुम सब कुछ बांट रहे हो, और जो सब कुछ दे रहा है उसको डांट रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी कर्मचारियों को मत दो, उनको भी दो, लेकिन थोड़ा सा उनकी भी केयर करो ना। जो सचमुच जो गाय दूध दे रही है, जो बच्चा सबसे ज्यादा काम कर रहा है, जो सबसे ज्यादा आपको समर्पण कर रहा है, उनका भी तो हितों को प्रोटेक्ट करोगे। ये 25 लाख करोड़ रुपए का अगर ब्याज भी लगा लें, 5% भी ब्याज लगा लें, तो कम से कम 1.25 लाख करोड़ रुपया होता है। 5% में साल का बता रहा हूं, 1.25 लाख करोड़ रुपया कम नहीं होता है। इससे आराम से दिया जा सकता है। आप मतलब 5% साल का एनुअल इंटरेस्ट बता रहा हूं, अगर 10% लगेंगे तो 2.5 लाख करोड़ हो गया। लेकिन 10% तो नहीं होता, क्योंकि 8% तो करीब ये सरकार दे ही रही है ईपीएफ पर। मैं टोटल 25 लाख करोड़ टोटल बता रहा हूं, जिसमें कि प्रोविडेंट फंड भी है और पेंशन का भी पैसा है। अब ये कितना है, ये लगभग आधा हो सकता है या थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार के पास इंटरेस्ट से भी बहुत पैसा आता है। सरकार ने क्या चालबाजी की है, सरकार ने कहा है कि हम भी इसमें पैसा देते हैं। 1.16% सरकार देती है, जो लगभग साल का 10,000, 11,000, 12,000 करोड़ रुपया होता है। तो 10, 11, 12,000 करोड़ रुपया साल का देती है, जिसके लिए अभी बीच में अफवाह उड़ा दी गई थी सरकार ने ईपीएस को पैसा दे दिया। ये सरकार का हमेशा से दे रही है सरकार 1.16%। और सरकार मिनिमम पेंशन की भी बात करती है, जिनकी पेंशन फॉर्मूले से कम होती है, उसके भी पैसा। तो 10,000 करोड़ सरकार देकर और लाख करोड़ अंदर करती है, मुझे लगता है। और 7 करोड़ लोग लगातार उसके अंदर पैसा देते रहते हैं। तो ये निवेश बढ़ता जा रहा है। ये नई ईपीएफओ बिल्डिंगें खरीद रहा है, नए कर्मचारी कर रहा है, और नई चीजों में खर्च करता होगा। इनकी सैलरी कहाँ से चल रही है? इनकी सैलरी इस 25 लाख करोड़ जो लोगों का इन्वेस्ट है ईपीएफओ में, ये बढ़ता जा रहा है। ईपीएफओ तो फैल के वो होता जा रहा है, हाथी होता जा रहा है, खा के पैसा बढ़ता ही जा रहा है। और जो कर्मचारी है रिटायर हो रहा है, वो सूख के पतला एकदम कंकाल बना जा रहा है, उसको तो अपने ही पैसों के इंतजार में। तो ये नीति ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईपीएफओ की सेहत खराब हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ईपीएफओ जैसी संस्था
को एकदम डाइल्यूट कर दिया जाए, स्क्रैप आउट कर दिया जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ऐसी संस्था का क्या फायदा। और जो खाना तो जानती है, देना नहीं जानती, जो लेना तो जानती है, देना, ये तो लाला से भी खतरनाक है। लाला में 2 ला होते हैं, ला यानी लिया, ठीक है। ये तो लाला नहीं है, तो काला है, मतलब ला और हो जा काला। ये तो काला कर देते हैं पैसे को, गायब ही कर देते हैं पैसे को। कुछ दिन बाद ये कही, और अनक्लेम्ड पैसा भी पड़ा हुआ है। अनक्लेम्ड का मतलब है ईपीएफओ में बहुत सारा अनक्लेम्ड पैसा भी पड़ा हुआ है। अनक्लेम्ड मतलब जिसका कोई लेने वाला नहीं है, तो ऐसा भी पैसा है। इतनी सब चीज होने के बाद भी आप पेंशनर को 250-500 रुपया दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। इतने आप हेल्दी हो, सब कुछ है, आपकी सब कुछ है, और आप कह रहे हो हम गरीब हैं, कमजोर हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक मोटा आदमी बैठा है और 500 रोटी अपने पास रख ली है और 40-50 उसे खानी है, 450 उसके पास पड़ी है, और कह रहा है मुझे तो बहुत भूख लगेगी, मेरा पेट देखो कितना बड़ा है। अबे 400 रख ले तू, 50 रख ले, 450 रोटियां तो छोड़। तो ईपीएफओ का जो बड़ा भूखा वही है जिसके पास ज्यादा रोटी है। हाँ, सबसे ज्यादा रोटी है। अब इसका हल क्या है? इसका हल तो यही है कि नीति में परिवर्तन होना सरकार की नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। सरकार की बहुत सारी योजनाएं ईपीएफओ की, मुझे लगता है ईपीएफओ बहुत बड़ा इन्वेस्टर है सरकार के लिए, पैसा देने के लिए। तो सरकार तो क्यों चाहेगी कि भाई ईपीएफओ में से ये हमारी कामधेनु गाय, ये दूध देने वाली गाय है, इससे जितना चाहे निचोड़ लो और इसके बल पे अपने मसीहा बन जाओ। तो हमें इसके पर कतरने होंगे, सरकारों के पर कतरने होंगे। इसलिए कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, वो उसको पता है कि बस इनको इस तरीके से पैसा इकट्ठा करते रहो और अपना पूरी योजनाएं चलाते रहो। हम ये कर रहे हैं, हम इनका वेलफेयर कर रहे हैं, हम उनका वेलफेयर कर रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं। भाई करो ना, तो तुम और तरीके ढूंढो ना। किसी से छीन कर किसी का वेलफेयर करना वेलफेयर नहीं होता है। आप कुछ ऐसे रिसोर्स बनाओ जिसमें विन विन सिचुएशन हो। प्राइवेट कर्मचारी को हराकर सरकारी कर्मचारी को जिताना, ये वेलफेयर नहीं है। प्राइवेट का भी वेलफेयर हो, सरकारी का भी वेलफेयर हो, वो वेलफेयर स्कीम होती है जिसमें सब कर भला हो भला। इसमें क्या है, एक को नुकसान पहुंचा रहे हो, दूसरे को फायदा दे रहे हो, एक भूखा पड़ा है। तो इसमें क्या होगा, ये क्रांति को जन्म देता है, ये रिवोल्ट को जन्म देता है। ये जब इतना अत्याचार हद से ज्यादा हो जाएगा, किसी को इतना दबाओगे, क्योंकि निर्बल को ना सताइए, बाकी मोटी हाय, और एक बार पड़ जाए तो सत्यानाश हो जाए। तो कहीं सरकार का सत्यानाश ना हो जाए। सरकारों को नीतियां बदलनी पड़ेंगी, सरकारों को पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, सरकारों को अपनी चीजों पर पुनः विचार करना पड़ेगा। शायद मोदी जी को इतनी जानकारी ना हो, क्योंकि एक आदमी कितनी जानकारी लेगा ईपीएफओ के बारे में। उनको तो ये बता दिया जाता होगा थोड़ा बहुत, भाई एक आदमी कितने कितने फील्ड का जाएगा। ये नीचे की जो टीम है यही मैनेज करती है। ये जो आईएएस लोग हैं ये मैनेज करते हैं। और ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग वो लोग हैं जिनको समाज से कोई मतलब नहीं होता। ये पढ़ते भी हैं, जब आईएएस बनते हैं तो समाज से कट के बनते हैं। इनको क्या मतलब समाज रो रहा है, धो रहा है? इनको तो बुद्धि वाले लोग हैं, ये बुद्धि चलाते हैं। इनके पास इमोशंस नहीं है, संवेदना नहीं है। इनकी तो बस कलम चलती है, कलम चलती है, हाँ कलम चलती है, कुछ भी कलम चला देंगे। इनके पास संवेदना नाम की चीज होती नहीं है ज्यादातर लोगों के पास। मैं अपवाद होंगे कुछ लोग जो अच्छे हों, जो संवेदनशील हों, लेकिन ज्यादातर लोग ये कटे होते हैं। ये अपने परिवार से कट जाते हैं, ये अपने समाज से कट जाते हैं, या किसी सामने, ये सबको गुलाम की तरह देखते हैं। ये एक तरह की अंग्रेजियत जो अंग्रेज चले गए, लेकिन ये अंग्रेजी छोड़ गए ना, ये अंग्रेजी सिस्टम छोड़ गए। तो ये कलेक्टर थे पहले, अब ये बन गए हैं डीएम, और अब ये कमिश्नर बन गए हैं। ये जो लोग हैं ना, असल में ये प्रॉब्लम की जड़ है। ये प्रॉब्लम की जड़ है, हाँ, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये प्रॉब्लम की जड़ है। क्योंकि नीतियां तो यही बनाते हैं। सरकार को इतना, कोई पढ़ा लिखा होता होगा, या कोई इतना एक्सपर्ट होता होगा। सर ये तो बस ये बता देते हैं, ये बजट बनाने वाले यही लोग हैं। ये कहते हैं सरकार ने कह दिया जी 10 लाख करोड़ चाहिए हमें, तो इनको पता है कि किसको दबाओ, प्राइवेट कर्मचारी को दबाओ। 10 लाख करोड़ कहाँ से इकट्ठा करना है, अब इनको पता है किधर किधर से इकट्ठा करना है। सरकार ने तो बता दिया हमें इतना खर्चा करना है, इतना वेलफेयर करना है। तो ये क्या करेंगे, ये इस पे ध्यान नहीं लगाएंगे कि इस वेलफेयर को करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हो सकती हैं जहां से वेलफेयर हो। इनको सीधा साधा सरल तरीका पता है कि इसको दबा दो। तो ये शॉर्टकट अपना लिया है ईपीएफओ के जरिए, या प्राइवेट कर्मचारियों को दबाकर उनका हक मारकर। ये शॉर्टकट है। लॉन्ग कट ये होता कि यही अधिकारी लगते, कुछ नए तरीके खोजते जिसमें से लोगों का वेलफेयर सच में होता है, रेवेन्यू जनरेट होता। ये रेवेन्यू जनरेट करने का कोई उत्तम, अच्छा
और बढ़िया तरीका नहीं है कि किसी का पेट काटो किसी को दो। बस यही कहना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ ऐप पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम संगठित होंगे। और देश के अंदर बहुत कुछ तामझाम गलत हो रहा है, ये पूरी नीतियाँ ही बदलने की ज़रूरत है। लगातार मैं 26 जनवरी बिल की बात करता हूँ, बहुत सारी बात करता हूँ, किसी दिन और बात करूँगा गहराई से। आज के लिए इतना ही। सर एक सवाल है, जैसे कि अभी 8 मार्च आने वाला है, ये बड़ा चर्चा में है हाँ। कि 2,500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे। ये स्कीम बीजेपी ने चालू कर दी, आम आदमी पार्टी उनके पीछे पड़ी है, लेकिन इन स्कीम के लिए पैसा एकदम से कहाँ से आ जाता है कि 2,500 रुपए बांट देंगे? सकता, झूठ बोलते हैं। 2,500 रुपया कैसे दे देंगे? इतने बुजुर्ग परेशान है उनको। अरे किसी को नहीं देंगे ये 2,500, थोड़ा बहुत दे देंगे, अपने कार्यकर्ताओं को दे देंगे, रस्म अदायगी हो जाएगी। दे किसी को नहीं रहे हैं। ये क्या हो रहा है कि ये अब खुद भी फंसते जा रहे हैं। पॉपुलरिस्टिक चीज़ों के अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत की, कांग्रेस ने पहले शुरुआत की थी, फिर अरविंद केजरीवाल जी आगे कूद पड़े उसमें। अब इनको क्या है कि ये ऐसे माया जाल फेंकते हैं, ये लालच का यूज़ करते हैं। हमारे आपके मन में सब में लालच होता है और हमको ये आदत डाल रहे हैं ग्रीडी होने की, सेल्फिश होने की आदत डाल रहे हैं। पब्लिक को सेल्फिश होने की आदत डाल रहे हैं। अपना मतलब रखो, देश जाए भाड़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर जाए भाड़ में। किसी से लूट के ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, कोई नहीं पूछेगा कि भाई, कोई समझदार नागरिक उठ के वो पूछेगा कि तुम 2,500 रुपये ला रहे हो तो कहाँ से ला रहे हो। उसको पता नहीं कि किसी और कर्मचारी का पेट काट के ला रहे हो तुम 2,500 रुपये। तो यहाँ भी किसी न किसी का पेट कटना है। तो किसी का पेट कटना है, किसी को देंगे तो किसी का काटेंगे। और किसका काटेंगे? ताकतवर का नहीं कटता है भाई साहब। गलत फहमी में हो कि अमीर से लूट के कोई गरीब को देती है। एक गरीब दूसरे गरीब का पेट काटता है, यही सच्चाई है। ताकतवर का कोई नहीं कटता। अदानी अंबानी इनकी औकात नहीं जो काट लें। उसको तो ये वो भी कर देंगे, लोन माफ कर देंगे। लोन माफ कर देंगे। ये नहीं काटेंगे, ये किसी और गरीब का काटेंगे। तुम खुश हो जाओगे मुझे मिला। अरे दूसरे की रोटी छीन के तुम्हें मिल गई तो वो रोटी तुम्हारे, वो जो तुम्हें 2,500 मिलेंगे ना, वो तुम्हारे जीवन को तृप्त नहीं करेंगे। वो तुम्हारे हैं नहीं, वो किसी और के हैं। और वो बद्दुआ लगेगी वो अलग। तो ऐसा काम सरकारों को नहीं करना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।